डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th बायोलॉजी स्टूडेंट्स, मैं लगातार नोटिस कर रहा हूँ कि आप लोगों का जो फोकस है वो बायोलॉजी की तरफ बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी आपके क्लास में जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो या अदर सब्जेक्ट हों, सारे सब्जेक्ट का जो वर्क है वो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन बायोलॉजी का वर्क अगर हमने कुछ भी दिया हो तो आप लोग जो है बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल इस सब्जेक्ट्स के लिए अनरिस्पॉन्सिबल हो गए हैं। मतलब कोई जिम्मेदारी ही नहीं आपकी बची है कि जैसे कि बायोलॉजी का आपको एग्ज़ाम ही नहीं देना है। थोड़ा सा आप लोग बायोलॉजी का जो सब्जेक्ट है इस पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि ये भी आपके एक परसेंटेज के लिए, आपकी डिवीज़न के लिए एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। थोड़ा सा भी अगर इसमें मेहनत कर लेंगे तो अदर सब्जेक्ट्स की अपेक्षा इसमें नंबर जो हैं बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आज एक नया लेसन आपका है बायोलॉजी का, पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, और जो टॉपिक आपका है वो है मेंडल्स लॉ। देखिए, मेंडल्स लॉ जो हैं वो जेनेटिक्स के फादर कहे जाते हैं, या कहें हम कि फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो मेंडल्स हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल जो है वो एक चर्च में पादरी के पद पे कार्यरत थे, और उनको बगीचे या बागान करना जो है उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। तो उन्होंने मटर के पौधे को बगीचे में उगाया, ग्रो कराया, और उनको कई पीढ़ियों तक उन्होंने उस मटर की जो जनरेशन थी, F1, F2, F3, F4, कई जनरेशन तक उन्होंने उसको क्या किया, उन्होंने उसको देख रेख किया, या कहें उसको आइडेंटिफाई किया। फिर उन्होंने 1865 में जो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इसको इन्होंने क्या किया, प्रपोज किया, प्रतिपादित किया। लेकिन उस समय किसी भी साइंटिस्ट का ध्यान जो है वो जेनेटिक्स की तरफ नहीं था, और ना ही किसी ने उसको माना। उसके बाद कुछ समय के बाद जब वो एक्सपायर हो गए 1884 में, उसके बाद कई वैज्ञानिकों ने जब उसमें अध्ययन किया तो देखा कि इस तरह के जो रूल्स हैं, जो भी थ्योरीज़ हैं, वो थ्योरी जो है मेंडल्स ने पहले ही 1865 में क्या कर दी, प्रपोज कर दी थी। तो फिर ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कह दिया गया। तो आज हम लोग जो है मेंडल्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे, और मेंडल्स लॉ जो हैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है मोस्टली मेंडल्स लॉ के जो हैं उनमें से कोई ना कोई एक लॉ जो है 4, 5 या 3 मार्क्स में जो है, या लॉन्ग आंसर में आपको दे दिया जाता है। तो आज फर्स्ट लॉ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेंडल्स के जो लॉ थे उन लॉ में जो है क्या है उनका लॉ, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस कर लें। तो पहला लॉ जो था वो लॉ ऑफ डोमिनेंस। कौन सा लॉ था? लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। बेटा, लॉ ऑफ डोमिनेंस की अगर हम बात करें तो लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है ये फर्स्ट लॉ कहा जाता है मेंडल का, और इसको कहते हैं प्रभाविता का नियम। इस लॉ में क्या था कि मेंडल्स ने 2 करेक्टर्स, अपोजिट करेक्टर वाले 1 पेयर गैमीट्स को लिया और उनका क्रॉस कराया। मतलब इन्होंने 2 ऐसे गैमीट्स लिए जो अपोजिट करेक्टर के थे। उन अपोजिट करेक्टर को क्रॉस कराने पे इन्होंने F1 जनरेशन में देखा कि जितने भी प्लांट्स थे वो सभी प्लांट्स जो हैं हाइब्रिड थे। तो इन्होंने दोनों जो गैमेट्स लिए थे प्योर थे, एक प्योर टॉल था और दूसरा प्योर ड्वार्फ था। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं कैपिटल T। यहाँ पे ये जो है ये आपके प्योर हैं
होमोजाइगोटिक हैं। होमोजाइगोटिक का मतलब होता है कि दोनों में जो गैमेट्स हैं वो सेम हैं। यहाँ पे कैपिटल टी हैं, ये हमारे प्योर टॉल हैं, और स्मॉल टी ये हमारे प्योर ड्वार्फ हैं, ये हमारे प्योर ड्वार्फ हैं। तो प्योर ड्वार्फ हैं और होमोजाइटिक भी हैं, तो इनका आपस में क्रॉस कराते हैं और देखते हैं कि F1 जनरेशन में किस प्रकार के जो प्लांट हैं वो मिलते हैं। तो देखिए, जब कैपिटल टी का इस फर्स्ट ड्वार्फ वाले स्मॉल टी के साथ क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त होता है, और इसको हम कहते हैं हाइब्रिड टॉल। ये हमारे कैसे प्लांट प्राप्त हुए? हाइब्रिड, क्योंकि जो कैपिटल टी है यहाँ पे ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, डोमिनेंट है, प्रभावी लक्षण है, और स्मॉल टी जो है वो रिसेसिव लक्षण है, कैरेक्टर्स है। तो सेकंड के साथ तो यहाँ भी कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, ये भी आपके हाइब्रिड टॉल होंगे। जब इसके साथ कराएंगे तो ये भी आपका क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, ये भी आपके हाइब्रिड टॉल हैं। और बेटा जब लास्ट इसके साथ कराएंगे तो ये भी आपको फोर्थ जो गैमीट है वो भी आपका क्रॉस कराने के बाद कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा, तो ये भी आपके हाइब्रिड टॉल होंगे। कहने का मतलब है कि हमने क्रॉस कराने के बाद जो हमें 4 प्लांट्स प्राप्त हुए हैं, ये चारों प्लांट जो हैं इनमें कैपिटल टी जो है डोमिनेंट कैरेक्टर है, और ये डोमिनेंट कैरेक्टर की वजह से ये प्रभावी लक्षण होंगे और यहाँ पे हाइब्रिड टॉल प्राप्त होंगे, मतलब हेटेरोगैमेटिक जो हैं प्लांट्स प्राप्त होंगे। और इनका जो रेशियो है वो 100% होगा, 100% हाइब्रिड टॉल। तो यहाँ पे लिख देंगे 100% हाइब्रिड टॉल। बेटा सेकेंड इनका लॉ जो था आपका, ये बताते हैं कि, और इस जनरेशन को बेटा यहाँ पे क्या कहेंगे? F1 जनरेशन, F1 जनरेशन। सेकेंड लॉ है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बेटा कौन सा है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम देखते हैं, क्या है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देखिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या था, इन्होंने क्या किया? तो बेटा इन्होंने किया कि जो F1 जनरेशन के गैमेट्स के जो प्लांट प्राप्त हुए थे, इन प्लांट्स का सेल्फ क्रॉस करा दिया। क्या करा दिया? सेल्फ क्रॉस करा दिया। तो यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी, और ये हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दो हमारे गैमेट्स लिए इन्होंने, सेम टाइप के हैं, F1 जनरेशन से प्राप्त हुए थे। इस F1 जनरेशन से यहाँ पे गैमेट्स जो मिले थे, इन गैमेट्स का आपस में सेल्फ क्रॉस कराया, और यहाँ पे हम ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्रॉस को, ये हमारा क्रॉस का सिंबल है, क्रॉस कराया। और क्रॉस कराने के बाद F2 जनरेशन देखिए क्या रेशियो मिलता है? कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और लास्ट आपको स्मॉल टी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो रेशियो आपको मिला वो 1:2:1 का मिलेगा। मतलब यहाँ पे 1 हमारे प्योर टॉल होंगे और 2 हमारे जो प्लांट हैं वो हमारे हाइब्रिड टॉल होंगे, और 1 हमारा प्योर ड्वार्फ होगा। तो इस प्रकार से 1:2:1 के रेशियो में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है पृथक्करण का नियम प्रदर्शित करता है, और इसको कहते हैं F2 जनरेशन। क्या कहते हैं? F2 जनरेशन। और ये F2 जनरेशन का रेशियो मिल गया आपको, F2 जनरेशन का रेशियो प्राप्त हो गया। थर्ड जो लॉ है वो है लॉ आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो देखिए आप देख रहे हैं कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या किया जाता है? इसमें बेटा कि इस रूल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? 2 पेयर अपोजिट करेक्टर वाले प्योर गैमीट्स को आपस में क्रॉस कराते हैं। तो F1 जनरेशन में जो है
वो टोटल 100% जो प्लांट ना बेटा वो कैसे प्राप्त होंगे आपको, वो आपको हाइब्रिड प्लांट प्राप्त होंगे। और उन हाइब्रिड प्लांट का F2 जनरेशन में अगर हम उनका सेल्फ क्रॉस करा दें तो उनके जो गैमीट्स होते हैं, उनके जो करेक्टर्स होते हैं, वो करेक्टर एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। वो कैसे हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। और इसी रूल को कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और इस क्रॉस को कहा जाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो देखिए कैसे होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। देखिए देखिए बेटा, ये कैपिटल आर ये हमारा राउंड के लिए है। जो सीड्स होते हैं ये राउंड सीड हैं, ये हमारे कैसे सीड हैं, राउंड सीड हैं। कैपिटल वाई ये हमारे येलो कलर के लिए हैं। जो सीड है, जो फ्लावर होगा वो कैसा होगा, सॉरी सीड जो होगा वो येलो होगा। और यहाँ स्मॉल आर ये हमारा रिंकिल्ड होगा। कैसा होगा, रिंकिल्ड होगा। और स्मॉल वाई ये किस करेक्टर के लिए होगा, ग्रीन के लिए होगा। किसके लिए होगा, ग्रीन के लिए होगा। तो यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई जब इसको हम क्या कहें, राउंड एंड एलो। बेटा क्या कहेंगे, राउंड एंड एलो। कैपिटल आर और कैपिटल वाई हमारे राउंड एंड एलो जो है ये हम प्लांट लेंगे करेक्टर वाला। और स्मॉल आर स्मॉल वाई रिंकिल्ड एंड ग्रीन प्लांट लेंगे और इनका आपस में क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। क्रॉस कराने के बाद F1 जनरेशन में टोटली जो है वो आपको 100% हाइब्रिड प्लांट प्राप्त होंगे। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये प्लांट प्राप्त होगा। और ये हमारी F1 जो है जनरेशन कहलाएगी। और ये F1 जनरेशन से 4 टाइप के गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा। इन गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा, कौन से गैमीट्स होंगे, एक बेटा कैपिटल आर कैपिटल वाई होगा राउंड एंड एलो। और दूसरा होगा आपका कैपिटल आर स्मॉल वाई राउंड एंड ग्रीन होगा। और तीसरा आपका होगा स्मॉल आर कैपिटल वाई रिंकिल्ड एंड एलो। और फोर्थ गैमीट होगा आपका स्मॉल आर स्मॉल वाई, यहाँ कहेंगे रिंकिल्ड एंड ग्रीन। तो ये हमारा क्या हो गया, राउंड एंड एलो। क्या हो गया, राउंड एंड एलो। ये हमारा हो गया राउंड एंड ग्रीन। और ये हमारा हो गया रिंकिल्ड एलो। और ये हमारा होगा रिंकिल्ड ग्रीन। कैसा होगा, रिंकिल्ड ग्रीन। तो बेटा इनका जो रेशियो आपको मिलेगा वो रेशियो मिलेगा 9:3:3:1 का मिलेगा। मतलब 9 जो होंगे वो आपको राउंड एंड येलो के प्लांट प्राप्त होंगे, 3 जो होंगे राउंड एंड ग्रीन के होंगे और 3 आपके रिंकिल्ड येलो के होंगे। 1 प्लांट जो आपका प्योर रिंकिल्ड ग्रीन होगा। कैसा होगा, रिंकिल्ड ग्रीन होगा। तो यहाँ पे हम आगे ड्रॉ करते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस को। तो डायहाइब्रिड क्रॉस जो है ये तो आपका हो गया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इतना लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो गया। नेक्स्ट जो डायहाइब्रिड क्रॉस है बेटा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इस टॉपिक को हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। लेकिन आपसे फिर से हम कह रहे हैं कि आप लोग जो है वायो में थोड़ा सा ध्यान देते रहिए, तो आप जो हैं बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं बोर्ड में ला सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।